नमस्कार। हम लेके आए हैं आगे होने वाले पेपर समाज शास्त्र का एक मॉडल पेपर। अभी जो हमने प्रश्न पत्र इससे पहले जो सॉल्व कराए थे नागरिक शास्त्र, उससे बच्चों का 40 से 50 नंबर का पेपर आया। जो अर्थशास्त्र कराया उससे काफी पेपर आया। अब समाज शास्त्र का जो सॉल्व करने जा रहे हैं, हमारे कहने का मतलब एक कभी नहीं होता कि जो हम पढ़ा रहे हैं वही पूरा आएगा, आप इसके पढ़ के भरोसे जाइए। ये सिर्फ एक जो पिछले सालों के पेपर होते हैं उनसे आए हुए कुछ प्रश्नों को जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में मैं बताता हूं आपको। मैं अभी भी ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल इसी के भरोसे पूरी तरीके से चले जाइएगा कि बस इसको पढ़ लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। तो ये बात तो है कि इतना जितना बताएंगे उससे कुछ ना कुछ तो 100% श्योर है आएगा ही आएगा। लेकिन हम कहते हैं कि पूरा जो बताए हैं सब आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल अगर कोई आपसे ये कहता है कि जो मैंने बता दिया वही पेपर आएगा, तो वो आपको सिर्फ एक बेवकूफ बनाने का साधन है। तो ऐसा नहीं होता। हम लोग कोशिश करते हैं कभी भी किसी भी मंजिल को प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट तरीके नहीं ढूंढे जाते। पढ़ा तो आपने पूरा होगा, लेकिन ये हमारा एक मकसद सिर्फ ये है कि आपको चीजों को एक बार फिर से रिवाइज करवा दी जाए। जो आप लोग भूल गए हैं या जो क्लास में आप लोगों ने पढ़ी होंगी और बुक से पढ़ रहे हैं तो शायद दिमाग से उतना समझ में नहीं आ रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं, तो मकसद सिर्फ इतना है कि उन चीजों को फिर से एक बार समझाना। तो चलिए, सबसे पहले हमने आपसे बता दें कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। समाजशास्त्र। समाजशास्त्र, ठीक। तो समाजशास्त्र में सबसे पहली चीजें क्या, जितनी भी बुकें दी गई हैं, बहुत सारी बुकें हैं। सारी बुकों को अब हम आपको इस पे तो लिखा नहीं सकते, याद करवा सकते हैं। तो सारी बुकों को क्या करना है, आपको एक बार जरूर देख लेना कौन सी बुक किसने लिखी। बात समझ में आई। जैसे कास्ट इन मॉडर्न इंडिया ज्यादातर पूछी जाती है, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि ये बुक किसकी है। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत में जाति, या आधुनिक भारत में जातिवाद। तो ये बुक है श्रीनिवास की, जिसको आप लोगों को याद करके रखना है कि ये बुक किसकी है। तो हमने तो सिर्फ एक बुक का एक तरीके से आपको बता दिया, और भी जितनी बुकें हैं उनको प्रमुख रूप से आपको याद करके चलना है। दूसरा जो पूछा जाता है एक और क्वेश्चन, ब्रह्मा समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है, 1828 में। कौन करता है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, ये भी ऑप्शनल में आपसे पूछ सकता है, एक नंबर में पूछ सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी या कब की थी, बताइए। 2 नंबर में क्वेश्चन अगर पूछता है कि किसने की थी कब की थी, तो अगर आप ये सिर्फ लिख देते हैं कि 1828 में हुई थी तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आप दोनों लिख देते हैं कि 1828 में राजा राम मोहन राय जी ने की थी, तो इसका आपको पूरा का पूरा 2 नंबर मिलता है। दूसरे क्वेश्चन जो सबसे जरूरी और सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है वो आता है जनसंख्या से संबंधित, ठीक। जनसंख्या कई बार पूछा है। इसमें 2 चीजें जरूर पूछता है, एक पूछता है नगरीय और दूसरा पूछता है ग्रामीण। सिंपल सी है, जिसने ना देखा हो वो हमारा जनसंख्या वाला वीडियो देख सकता है, जनसंख्या या जनगणना वाला वीडियो देख सकता है इसमें जाके। तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 68.8। वहीं ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 31.2। देखिए, अब यहाँ जनसंख्या से कई क्वेश्चन पूछता है। पहली चीज तो नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या पूछता है कि नगरीय जनसंख्या क्या का प्रतिशत क्या है, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत का। इसी में से क्वेश्चन पूछेगा कि नगरीकरण या नगरीय जनसंख्या की विशेषताएं बताइए। तो नगरीय जनसंख्या की विशेषताएं आप लिख सकते हैं कि नगरीय जनसंख्या ज्यादातर क्या होती है, द्वितीयक कार्यों में लगी होती है। अब आप कहेंगे सर ये द्वितीयक कार्य का मतलब जो कृषि या खेत शिकार ये सारी चीजों को छोड़कर बाकी कार्य में। जिनको ना पता हो पिछले वीडियो में देख सकता है कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक चतुर्थक क्या थे, जिसमें हमने बताया है। तो अभी हम चलते हैं कि नगरीय जनसंख्या क्या होती है, मुख्य विशेषता क्या होती है कि जो प्राथमिक कार्यों को छोड़कर द्वितीयक कार्यों में लगी होती है उसे हम क्या कहते हैं, नगरीय जनसंख्या। वहीं ग्रामीण जनसंख्या क्या होती है कि जहां की 70% जनसंख्या सिर्फ कृषि कार्यों में लगी होती है, यानी उसका प्रमुख रोजगार या आय का साधन क्या होता है, कृषि। बात समझ रहे हैं। दूसरी बात,
ये तो हो गया ग्रामीण। अब आपसे पूछेगा कि ग्रामीण जनसंख्या की विशेषता, यहाँ के लोग क्या होते हैं ग्रामीण में, कम पढ़े लिखे होते हैं। किसी चीज की बीमारी होने पर क्या करते हैं, झाड़ फूंक, डॉक्टर के जाने के बजाय कहाँ जाते हैं, झाड़ फूंक की ओर ज्यादा जाते हैं। वहीं नगरीय जनसंख्या वाले लोग डॉक्टर के। दूसरी चीज, शिक्षा के अवसर इनको कम प्राप्त होते हैं, वहीं नगरीय जनसंख्या में शिक्षा के अवसर ज्यादा प्राप्त होते हैं। आपसे अंतर पूछता है, विशेषताएं पूछता है, इसलिए दोनों बता रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, ग्रामीण नगरीय सांतत्य पूछ लेता है, क्या है, तो मतलब एक तरीके से जो इनके अलग होने के रीजन है वही क्या होता है, सांतत्य की शिक्षा। नगरीय जनसंख्या की शिक्षा ज्यादा अच्छों की बजाय ग्रामीण जनसंख्या की। क्यों? क्योंकि उसको, दूसरी चीज भाषा, नगरीय जनसंख्या में कई प्रकार के लोग होते हैं जिससे उनके कई भाषाओं का भी नॉलेज हो जाता है, लेकिन वही ग्रामीण जनसंख्या शुरू से वो मुख्य रूप से अपने घरेलू भाषा का उपयोग करते हैं, यानी अपनी क्षेत्रीय भाषा का उपयोग करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, ग्रामीणों में एकीकरण होता है, वहीं शहरों में एकीकरण नहीं होता है। जैसे कि ग्रामीणों घर में अगर किसी एक परिवार में शादी होगी तो पूरे गांव के लोग उसकी सहायता करते हैं, लेकिन वहीं शहरों में बगल वाले घर में चोरी हो रही, कोई ताला तोड़ के ले जा रहा है, ले जाओ भैया, हमको क्या फर्क पड़ता है। शहरों में ऐसा नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, ग्राम में अगर कोई व्यक्ति है तो पूरे गांव को व्यक्ति, अगर कोई बाहरी व्यक्ति आएगा तो कोई मेहमान आता है, कुछ आता है, उस गांव के व्यक्ति उसको सम्मान देंगे, पहचानेंगे। लेकिन वहीं नगर में अगर किसी घर में ताला लगा हो तो भले पूरे दिन बाहर खड़ा रहे, लेकिन बगल वाला उससे बुला के न कहेगा कि आओ भैया प्यासे हो गए, पानी पी लो। ये सारी विशेषता किसकी है, ग्रामीणों की, ठीक है। एक चीज और, जो नगरीय जनसंख्या है यहाँ पे मजदूर मिलना कठिन होता है, वहीं ग्रामीणों में मजदूरों का मिलना आसान होता है, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे क्या होता है, लोग बेरोजगार होते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। अब छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है, आप कहेंगे छिपी हुई और लुप्त बेरोजगारी हम उसे कहते हैं कि जिसमें मान लीजिए कि एक कृषि कार्य में काम करने के लिए 2 लोगों की जरूरत है, लेकिन उस पर उस घर के चारों सदस्य लगे हुए, यानी 2 कर सकते हैं लेकिन 2 जबरदस्ती लगे हुए, तो वो क्या है, दिख रहे हैं कि कृषि में लगे हैं, लेकिन एक्चुअली वो क्या है, छिपी हुई बेरोजगारी है। अब इसी में जनसंख्या में पूछेगा कि जनसंख्या को देख लीजिएगा, इसी में क्वेश्चन पूछा है कि लिंग अनुपात जो है, भारत का लिंग अनुपात कितना, मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि जो लिंग अनुपात है ये कम क्यों हो रहा है भारत में। लिंग अनुपात कम होने की वजह, लिंग अनुपात कम होने की क्या वजह है, आप बताइए कि लिंग अनुपात क्या होता है, स्त्री और पुरुष का अनुपात, जो कुछ देशों में हमने लिंग अनुपात के बारे में विस्तृत बताया है, पिछले वीडियो में देखेंगे, यानी स्त्री और पुरुष अनुपात। लिंग अनुपात मतलब कि स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, जो अलग अलग देशों में अलग, जैसे भारत में हम बताए थे पिछले वीडियो में, भारत में प्रति 1000 पे किया जाता है, वहीं अमेरिका में, रूस में क्या होता है, प्रति 100 में किया जाता है। वहां पे पुरुषों की संख्या में स्त्रियों की संख्या किया जाता है, भारत में स्त्रियों के पुरुषों की संख्या से स्त्रियों को वो किया जाता है, जबकि उसमें स्त्रियों की संख्या से पुरुषों को किया जाता है। बात समझ में आई? तो भारत का जो लिंग अनुपात है वो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, इसमें कम होने की वजह क्या है। सबसे पहली चीज क्या है, अगर देखा जाए कि भारत में लिंग अनुपात कम होने की, यानी लड़कियों की संख्या कम होने की वजह क्या है, तो पहली वजह क्या है, रूढ़िवाद। अब आप कहेंगे सर ये रूढ़िवाद क्या है, रूढ़िवाद यानी हमारी पुरानी रूढ़ियां, यानी पुरानी हमारी मान्यताएं, जिसमें हम लोग ये मानते हैं कि घर को आगे बढ़ाने के लिए या हमारे वंश को आगे ले जाने के लिए लड़के का होना ज्यादा जरूरी है, लड़कियां आगे नहीं ले जाती। इसकी वजह से कई बार क्या होता है, हमारे आजकल ऐसी ऐसी तकनीक आ गई जिससे गर्भ में ही पहले से ही जांच कर कि ये बता दिया जाता है कि इसमें बच्चा लड़का है या लड़की, तो जिससे कई लोग क्या करते हैं, उसकी भ्रूण हत्या करवा देते हैं, यानी गर्भपात करवा देते हैं, गर्भ में उसकी हत्या कर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लिंग अनुपात कम हो रहा है। और उसकी वजह क्या है, रूढ़िवाद, यानी लड़की की बजाय लड़के को ज्यादा प्यार देना। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा हमारा समाज ही, हम शुरू से ऐसा पढ़ रहे हैं। हमने आपको शुरू में बताया था कि हम ऐसा ही है कि अगर किसी लड़के का बर्थडे तो हम उसके लिए कपड़े देखेंगे, बंदूक देखेंगे, कार देखेंगे गिफ्ट देने के लिए, वहीं अगर किसी लड़की का बर्थडे तो हम उसके लिए क्या देखते हैं, गुड़िया देखते हैं, ऐसी चीजें देखते हैं ना, इसके लिए गुड़िया ले लो या ये लो। कहीं से आप मेले से जाएंगे तो उसके लिए खेलने के सामान, जो लड़कियों के यानी जो घर के काम करने वाली चीजें होती है वैसे सामान लेंगे। यहाँ तक कि पढ़ाने वाला टीचर भी जब पढ़ाता है सेंटेंस इंग्लिश में आप देखे होंगे तो वो भी यही पढ़ाता है कि राम स्कूल जाता है और सीता गाना गाती है, या तो सीता गाना गाती है या तो हम क्या कहेंगे सीता झाड़ू लगाती है। कभी ये पढ़ना है कि सीता स्कूल जाती है, नहीं जाती ना, तो मतलब वो क्या है, रूढ़िवाद। ठीक, अब और वजह क्या है, रूढ़िवाद के अलावा दूसरी चीज कहीं ना कहीं हम लोग क्या मानते हैं, इसकी बड़ी वजह क्या है कि जो स्त्रियां होती हैं वो कमजोर होती हैं। ठीक है,
उनकी दशा कैसी होती है, कमजोरी, यानी जो मजबूत काम या बाहर निकल कर कार्य नहीं कर सकती, यानी जबकि आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो स्त्रियां बराबर हर चीज को कार्य कर रही हैं। ठीक है। दूसरी, इसमें अगर देखेंगे कम होने की वजह और भी बहुत सारी, यानी पुत्र मोह। ठीक है, कई बार हमारे पुराने जो होते हैं, यानी जो माता पिता हैं, उनको तो ये लगता है कि नहीं ठीक है लड़की हो या लड़का, लेकिन हमारे पुराने जो पूर्वज जो गार्जियन जो कहते हैं नहीं 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 एक लड़का, उसकी वजह से क्या होता है, वही सारी रूढ़ियां कम होती चली हुई जा रही हैं। लिंग अनुपात कम होने की एक वजह और भी है। दूसरी चीज, शिक्षा का कम होना। सबसे बड़ी चीज क्या है, शिक्षा, यानी शिक्षा ही नहीं है। यानी हमारे देश में आज भी देखेंगे, आजादी के 60 साल होने को हो गए, 70 साल, उसके बावजूद देखो कि हम क्या कर रहे हैं। आज भी हमारे यहाँ की शिक्षित देखिए तो हमारे यहाँ पे स्त्रियों की जो शिक्षा है वो 65% है, यानी हर 100 स्त्रियों में 35 स्त्रियां जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको कई चीजों में जानकारी ही नहीं होती। दूसरी चीज क्या होती है, बाल विवाह। बाल विवाह यानी कम उम्र में ही शादी कर देना। जब कम उम्र में शादी कर देंगे तो उसकी पढ़ाई लिखाई तो वैसे भी बंद हो जाएगी, और जब कम उम्र में शादी होगी तो कई प्रकार की बीमारियां होंगी, कई प्रकार की बीमारियां होने के बाद क्या होती है, कई बार क्या होता है जब डिलीवरी के टाइम जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ नहीं होते और वहां पे माँ की मृत्यु हो जाती है। ऐसे निकालेंगे तो बहुत सारे कारण आएंगे, जिससे अब एक ही क्वेश्चन में अगर लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसमें तो आप समझ रहे हैं, यानी लिंगानुपात कम होने की वजह सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि भारत में लड़कियों की संख्या कम होने की वजह क्या है। बात समझ में आई कि क्यों कम हो रही है, तो इसके बारे में आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि क्यों कम होती चली जा रही है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है अंतर विवाह। अंतर विवाह क्या है, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर विवाह 2 नंबर में पूछ सकता है, 4 नंबर में। अंतर विवाह किसे कहते हैं, अंतर विवाह यानी एक ही जाति के साथ साथ उस जाति में भी कई सारे समुदाय बटे होते हैं, जाति के साथ साथ अपने ही समुदाय में ही शादी करना क्या कहलाता है, अंतर विवाह। यानी ब्राह्मण है तो ब्राह्मण है, तो कौन से उसका है तो कान्य कुब्ज, तो कान्य कुब्ज में ही। तो इस प्रकार से अंतर विवाह का मतलब होता है अपनी जाति के साथ साथ जाति में भी कई वर्ग होते हैं, उस वर्ग में ही शादी करना क्या कहलाता है, अंतर विवाह कहलाता है। बात समझ में आई। अब इसी में अंतर विवाह के साथ साथ एक वो और आता है, अल्पसंख्यक क्या है। कई बार आपसे पूछा है कि अल्पसंख्यक किसे कहते हैं, या अल्पसंख्यक से आप क्या समझाएंगे। अल्पसंख्यक क्या है, अल्पसंख्यक यानी एक जाति, नस्ल और धर्म से जो अलग हो, किसी देश में निवास करने वाला एक ऐसा समुदाय जो जाति, धर्म और नस्ल से अलग हो, और वहां निवास करने वाले दूसरे धार्मिक समूह में से कम हो और उनके छत्र छाया में निवास कर रहा हो, एक तरीके से वो क्या होता है, अल्पसंख्यक, यानी जिनकी संख्या उनसे बहुत कम हो। दूसरा जो किसी देश में निवास करने वाले धार्मिक, ऐसा धार्मिक जाति नस्ल समूह जो दूसरे जाति, धार्मिक और नस्ल से अलग हो और इनकी संख्या उनसे बहुत कम हो, तो वो क्या होता है, अल्पसंख्यक। जैसे कि भारत में 80% क्या है, हिंदू हैं, तो हिंदू अल्पसंख्यक नहीं, यानी हिंदू तो 100 में से 80%, मतलब हर 100 में से 80 व्यक्ति क्या है, हिंदू, उनमें से 14 व्यक्ति क्या है, मुस्लिम है, 2-3 व्यक्ति क्या है उसमें से बुद्ध हैं, फिर 1-2 व्यक्ति क्या है हर 100 में, 1-2 व्यक्ति जैन है, 1-2 व्यक्ति सिख है, तो वो क्या है, अल्पसंख्यक, यानी हर 100 में 1 व्यक्ति बौद्ध, 2 व्यक्ति बौद्ध है, 1 व्यक्ति जैन है, तो वो क्या है, अल्पसंख्यक। यानी 100 में से 80 व्यक्ति बहुसंख्यक, जिनकी संख्या सर्वाधिक है। अल्पसंख्यक यानी जिनकी संख्या उस वहां निवास करने वाले जाति समूह से क्या है, बहुत अलग है, यानी इनका धार्मिक, जाति और नस्लीय समूह दूसरे निवास करने वाले धार्मिक नस्लीय समूह से क्या हो, पूरी तरीके से अलग हो, जिनकी मान्यताएं अलग हो, जिनके रीति रिवाज अलग हो, जिनके त्योहार अलग हो, और जिनकी संख्या वहां पे निवास करने वाले लोगों से बहुत कम हो, जिनकी छत्र छाया में, जिनके उसमें निवास कर रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, अल्पसंख्यक। अब बात आती है उपनिवेशीकरण। उपनिवेशीकरण, उपनिवेशीकरण क्या है, एक उपनिवेशीकरण क्या है, यानी एक ऐसा समृद्धशाली देश जो दूसरे कमजोर देश पर
आधी या पूरी तरीके से वहां की राजनीतिक व्यवस्था या प्रशासन व्यवस्था को काबू करके चल रहा, उसे हम क्या कहते हैं, उपनिवेशीकरण। यानी जिस प्रकार से इंग्लैंड ने हमारे देश पे आकर कब्जा कर लिया था, तो क्या कर लिया था, उपनिवेशीकरण। तो भारत उसके लिए क्या था, एक उपनिवेश था। तो आपसे पूछ सकता है कि उपनिवेशीकरण क्या है, यानी एक समृद्धशाली देश अपने से कमजोर देश पर जब आकर कब्जा कर लेता है या सत्ता ग्रहण खुद अपने या ऊपर हस्तांतरित कर लेता है, तो वही क्या होता है, उपनिवेशीकरण। चलिए अब इसी में अगला देखते हैं। अगला हो जाएगा उदारीकरण। उदारीकरण क्या है, या उदारीकरण भारत में कब लागू हुआ, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उदारीकरण भारत में कब आया, आपसे एक नंबर में पूछ सकता है 1991 में। अब आप कहेंगे सर ये उदारीकरण है क्या। उदारीकरण एक तरीके से हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए थे, खुली हुई अर्थव्यवस्था। ठीक, यानी मान लीजिए कि अपने यहाँ पे अपने जिले में या उत्तर प्रदेश में, मान लीजिए कि मध्य प्रदेश का कोई भी व्यक्ति आने के लिए उत्तर प्रदेश ने क्या कर रखा, मना कर रखा है। कोई भी व्यापारी यहाँ आके कुछ भी बेच सकता है, लेकिन वो यहाँ आके बनाकर बेच नहीं सकता। यानी यहाँ बेचोगे तो उस पर हम क्या करेंगे, टैक्स लगा देंगे। मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति अपने यहाँ पर, मध्य प्रदेश में क्या, सोयाबीन जो बेच रहा है 50 रुपए किलो बिक रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वही सोयाबीन जो है 80 रुपए किलो बिक रहा है। तो मध्य प्रदेश का व्यक्ति सोचे क्यों ना मैं अपना सोयाबीन लेकर क्या करूं, उत्तर प्रदेश में बेचाऊं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार या उत्तर प्रदेश में जो शासन में बैठे लोग हैं वो कहते हैं कि जब आप हमारे यहाँ सोयाबीन बेचने आएंगे तो उसका आपको 50 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। तो कहेगा 50 रुपए में अगर टैक्स दूंगा और 80 में बेचूंगा तो मेरे लिए क्या बचेगा, 30 रुपए। इससे अच्छा मैं यही ना बेच लूं 50 रुपए में। तो उदारीकरण का मतलब क्या था, ये जो सारी टैक्स या जो सारे प्रतिबंध होते हैं उनको हटा दिया गया। 1991 में भारत की हालत ये थी कि भारत के पास सिर्फ 15 दिन का पैसा बचा हुआ था देश चलाने के लिए। उसके बाद भारत क्या होता, दिवालिया हो जाता। तो उसी समय तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी रहे लगातार 2 बार, उन्होंने उदारीकरण लागू किया था। उन्होंने द्वारा ये पेश किया गया था। ठीक, तो उदारीकरण क्या होता है, उदारीकरण यानी जिस पर देशों से दूसरे देशों के लिए सारे प्रतिबंध हटा देना। यानी हर चीज में नहीं, अब जैसे रक्षा के लिए नहीं हटाए गए भारत में, कुछ चीजों में प्रतिबंध लगे रहे, बाकी कुछ चीजों से प्रतिबंध हटा दिए गए। तब आइए आप हमारे यहाँ कार बनाइए, कुछ भी बनाइए, सारी चीजों फैक्ट्रियां डालिए, खुद बनाइए, कोई प्रतिबंध नहीं, खुले हम आइए, कोई टैक्स नहीं, बनाइए और लेके जाइए, ना के बराबर टैक्स कर देना। बात समझ में, वो होता है उदारीकरण। ठीक है, अब आता है सामाजिक बहिष्कार क्या है। क्वेश्चन है सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार किसे कहते हैं, यानी एक समाज द्वारा किसी व्यक्ति या किसी समाज को किसी चीज पर आने से पूर्णता प्रतिबंध लगा देना, उसे क्या कहते हैं, सामाजिक बहिष्कार। मान लीजिए कि